मध्य प्रदेश में जबलपुर मंडला की ओर जाने वाली नेशनल हाईवे पर जबलपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर बरेला शहर के वार्ड नंबर 15 में 40 वर्षीय दीपा मेहरा उर्फ बबली अपनी 20 साल की बेटी निशा के साथ रहती थी। बरेला के पास में ही गांव टेप भीटा में बबली का मायका था। बबली ने वहीं के रहने वाले संदीप झारिया के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता तय हो जाने के बाद संदीप और निशा के बीच मोबाइल पर बातचीत होती रहती थी और 27 सितंबर को भी संदीप से बात करते समय निशा ने अचानक बाहर बरामदे में किसी के आने की आहट सुनी। उसने संदीप से कहा कि शायद घर पर कोई आया है, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, इतना कहकर निशा ने फ़ोन काट दिया। इसके बाद जब काफ़ी समय तक भी निशा का फ़ोन नहीं आया तो संदीप ने ही दोबारा निशा को फ़ोन किया, लेकिन तब उसे निशा का नंबर बंद मिला। पहले तो संदीप ने सोचा कि शायद बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी, लेकिन रात के 12 बजे तक कई बार फ़ोन करने पर भी निशा का फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था, इसलिए संदीप परेशान हो गया। और फिर अगले दिन संदीप की नींद उसके फ़ोन की घंटी बजने से खुली। फ़ोन पर बबली के पिता चंद्रभान थे। उन्होंने भी संदीप को यही बताया कि निशा और बबली का फ़ोन नहीं लग रहा है। साथ ही उन्होंने संदीप से पूछा कि क्या कल रात उनकी निशा से बात हुई थी। संदीप को चंद्रभान की बात सुनकर बीती रात निशा का फ़ोन स्विच ऑफ होने वाली बात याद आ गई थी। बबली के पिता चंद्रभान टेम्बर भीटा गाँव में ही रहते थे, जो बरेला से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर ही था। क्योंकि निशा का फ़ोन स्विच ऑफ आने पर वह काफ़ी चिंतित हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई के बेटे आशीष को बरेला चलने को कहा। इसके बाद वे दोनों बरेला पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जिस घर में बबली अपनी बेटी निशा के साथ रहती थी, वहां ताला लगा हुआ था। उसी घर से सटे दूसरे मकान में बबली की देवरानी मालती भी रहती थी। चंद्रभान और आशीष जानते थे कि काफ़ी समय से बबली और मालती के बीच बोलचाल बंद है, लेकिन फिर भी उन्होंने मालती के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई कि कौन। चंद्रभान ने तेज़ आवाज़ में बोलते हुए मालती से निशा के बारे में पूछा। चंद्रभान की आवाज़ सुनकर मालती ने घर का दरवाज़ा खोले बिना ही अंदर से बोल दिया कि उन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद चंद्रभान और आशीष ने आस पड़ोस के दूसरे लोगों से भी पूछताछ की। अधिकतर पड़ोसियों ने बताया कि बबली और उसकी बेटी निशा बीती रात 8 से 9 बजे तक घर अपने घर के अंदर ही दिखाई दिए थे और उसके कमरे की में से टीवी चलने की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन उनके अचानक कहीं चले जाने के बारे में पड़ोसियों को कोई जानकारी नहीं थी। अब दिन पूरी तरह से निकल चुका था। साथ ही बरेला के इस पूरे वार्ड में माँ बेटी के रात से गायब हो जाने की खबर फैल चुकी थी। चंद्रभान ने बिना देरी किए बरेला पुलिस थाने में उन दोनों के गायब होने की रिपोर्ट लिखाने के लिए कहा। तब तक निशा का मंगेतर संदीप भी वहां पहुंच गया था। बरेला पुलिस ने चंद्रभान और संदीप को पहले अपने रिश्तेदारों के यहाँ तलाश करने की सलाह दी। चंद्रभान के साथ उसका भतीजा आशीष और संदीप के अलावा दूसरे रिश्तेदारों ने भी निशा और बबली के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। उन्हें ढूंढते ढूंढते कई दिन बीत गए, लेकिन फिर भी उनका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद चंद्रभान ने थाने जाकर बबली और निशा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस पर उन्हें तलाश करने का दबाव बनाया। लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस जब निशा और बबली को ढूंढने में असफल रही तो बबली के मायके वालों ने नाराज होकर एसपी और डीएसपी से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक में शिकायत दर्ज करा दी। उन्होंने सीधे स्थानीय पुलिस के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कर दी। इधर इस घटना को लेकर मेहरा समाज के लोगों ने भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पुलिस की नाकामी के खिलाफ स्थानीय लोगों ने ज्ञापन देकर बरेला के नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करने की चेतावनी दे दी। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए, क्योंकि बरेला थाने में टीआई के न होने की वजह से एआई मुकेश लाल कोल के पास पुलिस थाने की जिम्मेदारी थी। इसलिए इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर पुलिस सिद्धार्थ बेगुणा ने बरेला पुलिस थाने की कमान एक तरार डीएसपी अपूर्वा किलेदार को सौंप दी। अपूर्वा किलेदार ने क्राइम ब्रांच और बरेला पुलिस के साथ मिलकर इस मामले की जांच नए सिरे से शुरू की। उन्होंने जांच की शुरुआत बबली और निशा के घर से ही की। इस कार्रवाई में 2 अक्टूबर 2021 को डीएसपी ने बरेला थाना स्टाफ और फोरेंसिक टीम के साथ निशा के घर पहुंचकर उसके कमरे का ताला खुलाया। कमरा पूरी तरह से व्यवस्थित था, लेकिन किचन में खराब
हो चुके खाने से दुर्गंध आ रही थी। फोरेंसिक टीम ने किचन में देखा तो वहाँ पर पका हुआ खाना पड़ा था और ये देखकर सभी इस बात से हैरान हो गए कि जब उन्होंने खाना बनाया था तो आखिर वह दोनों बगैर खाना खाए अचानक वहाँ कहाँ चली गई थी। लेकिन फिर बबली के चचेरे भाई आशीष ने पुलिस को बताया कि जिस दिन मालती से बबली और निशा के बारे में पूछने गए थे तो तब मालती की बेटी ने उन्हें बताया कि रात में हमारे घर पर संजू चाचा के साथ 2 लड़के आए थे और हमारे सोने तक भी वो लोग हम घर पर ही थे। जानकारी पुलिस के लिए इस केस में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी। डीएसपी ने उनसे पूछा कि यह संजू कौन है। आशीष ने कहा कि सर इसका जवाब तो मालती दे सकती है। और इस तरह पुलिस की जांच हुई कि सुई बबली की देवरानी मालती की ओर घूम गई। इस बारे में सीधा मालती से पूछताछ करने के बजाय पुलिस ने पहले पड़ोस के लोगों से संजू के बारे में पता लगाया। जांच में पता चला कि उसका पूरा नाम संजू त्रिपाल है और वह दूसरी जगह का रहने वाला है, लेकिन अक्सर वह इस मोहल्ले में आता रहता था। अधिकतर लोगों ने संजू के बारे में यही बताया कि मालती और संजू के बीच अवैध संबंध है और वह उसी से मिलने मोहल्ले में आता है। इसके बाद पुलिस सीधे मालती के घर पहुंचती है और पुलिस ने मालती से जानकारी लेने की कोशिश की कि जब उसके और बबली के बीच इतना करीबी रिश्ता है तो फिर उनकी आपस में क्यों नहीं बनती। मालती ने बताया कि उनके विचार और व्यवहार एक दूसरे से उसको पसंद नहीं थे, इसलिए उनके साथ मेरी बोलचाल बंद थी। और संजू के बारे में पूछने पर मालती ने बताया कि वह उसके पति का दोस्त है, चूँकि पति कामकाज के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहता है और ससुर बहुत बूढ़े हैं, इसलिए संजू उसके पति के कहने पर उनके परिवार का ध्यान रखता है। पुलिस के लिए मालती से की गई ये पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। फिर उसी दौरान पुलिस ने संजू और मालती को फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई, जिससे पता चला कि पिछले 4 दिनों से दोनों के बीच घंटों बातचीत हुई है। साथ ही पुलिस को मुखबिरी ने सूचना दी कि संजू अपने साथियों के साथ 3 अक्टूबर को मालती के घर आया था। इसके बाद डीएसपी पूर्वा ने एक महिला कांस्टेबल को सादे कपड़ों में मालती के घर पर तब भेजा जब मालती अपने घर पर नहीं थी। उस कांस्टेबल ने मालती की बड़ी बेटी से पूछताछ की तो उसने बताया पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। मालती की बेटी ने बताया कि 27 सितंबर की रात को उनके घर संजू चाचा के साथ 2 लड़के आए थे और मम्मी ने हमें खाना खिलाकर जल्दी सुला दिया था, लेकिन संजू चाचा और वे दोनों लड़के देर रात तक हमारे घर पर ही थे। मालती की बेटी ने आगे बताया कि सुबह सोकर उठने के बाद जब मैंने देखा तो बड़ी मम्मी बबली के घर पर ताला लगा हुआ था। मैंने सोचा कि शायद बड़ी मम्मी निशा दीदी को लेकर नाना जी के घर गई होगी। लापता माँ और बेटी के बारे में पुलिस को अब कई तरह की जानकारियां मिल चुकी थी, जिसके मुख्य केंद्र संजू और मालती ही थे। और अब पुलिस को पूरा विश्वास हो गया था कि बबली और निशा को गायब करने में संजू और मालती का ही हाथ है। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर संजू और मालती को पूछताछ के लिए 4 अक्टूबर की सुबह 11 बजे थाने में बुलाया और उन्हें घंटों थाने में बैठा कर रखा गया। उस दौरान उनकी बेचैनी और घबराहट वाली गतिविधियों पर नज़र रखी गई और फिर धीरे धीरे उन पर पुलिस की सख्ती बढ़ती चली गई। शक्ति बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मालती ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। बाद पुलिस ने उनसे सीधा सवाल किया कि तुमने उन दोनों को किस दुश्मनी के चलते गायब कराया है। इधर पुलिस की सख्ती के आगे संजू भी टूट गया था। संजू ने पुलिस को बताया कि उसने मालती के कहने पर बबली और निशा की हत्या कर दी है। उन दोनों के शव को उसने अपने गाँव में ले जाकर दफना दिया है, लेकिन पुलिस की पूछताछ में इस दौरान हत्याकांड की कोई कहानी सामने आई। जो कहानी सामने आई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर के बरेला कस्बे की भगत सिंह कॉलोनी में रहने वाली 40 वर्षीय दीपा मेहरा उर्फ बबली नगर के आंगनवाड़ी केंद्र में नौकरी करती थी और उसकी शादी सन 2000 में बरेला के निवासी पंचम लाल के बड़े बेटे नरेश मेहरा से हुई थी। फिर शादी के 1 साल बाद यानी 2001 में निशा के जन्म के कुछ ही दिनों बाद बबली के पति नरेश की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। पंचम लाल का छोटा बेटा सुरेश राजमिस्त्री का काम करता था। उसकी शादी मालती के साथ हुई थी। इसके बाद सुरेश अपनी पत्नी को और बच्चों को लेकर अलग रहने लगा था। इधर अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के सामने सपने सजो बबली अपने घर को जैसे तैसे करके चला रही थी। समय के साथ साथ निशा भी जवान हो गई थी। वह अपनी सालीवाड़ा गौर कॉलेज से एजुकेशन के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। तभी नाना ने
निशा का रिश्ता तय कर दिया था। इधर पंचमलाल के मकान में 4 कमरे थे, जिसमें से बंटवारे के समय 2 कमरे बबली और 2 कमरे मालती के पति सुरेश का परिवार रहने लगा था। मालती का पति सुरेश अक्सर काम के सिलसिलों में मंडला जिले में रहता था। वह कई महीनों तक अपने घर नहीं आता था। मालती अपनी 3 बेटियां और बूढ़े ससुर पंचमलाल के साथ बरेला में ही रहती थी। 30 साल की मालती वासना के सुख से वंचित रहती थी और फिर करीब 5 साल पहले मालती के संपर्क में संजू आया था। वह मंगवा गांव का रहने वाला था। संजू सुरेश का परिचित था। दोनों मिलकर काम तलाशते थे। जब सुरेश काम की तलाश में मंडला चला गया तो इधर संजू उसकी पत्नी मालती से मिलने आने लगा। मालती की बेटियों के लिए संजू चॉकलेट और बिस्किट लेकर आता था। मालती की बेटियां उसे चाचा कहकर बुलाती थी। मालती के ससुर पंचमलाल बहुत बूढ़े हो चले थे। उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं देता था और इस तरह संजू और मालती अकेले में मिलते रहे। फिर उन दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। उन्हें जब भी अपनी काम वासना की हर्षतें पूरी करनी होती थी तब संजू बच्चियों को पैसे देकर कुछ खाने के लिए बाहर भेज देता था। इस घटना से करीब 4 साल पहले एक दिन दोपहर के 2 बजे का समय था। वह आंगनबाड़ी केंद्र से अपने घर लौट रही थी। घर की 4 दीवारी में बने दरवाजे से बबली जैसे ही घर के अंदर गई तो उसने मालती के कमरे से किसी व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी, जबकि उस समय उसके ससुर पंचमलाल भी घर पर नहीं थे। इसके बाद बबली और अपने कमरे में गई तो उसे पास वाले कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। इसके बाद उसने अपने पर्स को टेबल पर रखा और वह बरामदे में आ गई। उसने देखा कि मालती के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद है। इसके बाद बबली ने चुपके से दरवाजे से बिना बनीरी से आग लगाई तो अंदर का दृश्य देखकर बबली दंग रह गई। हालांकि बबली पिछले कुछ दिनों से देख रही थी कि मालती से मिलने एक युवक अक्सर आता रहता है, लेकिन जब उसके बारे में बबली ने देवरानी मालती से पूछा था तो उसने संजू को रिश्ते का भाई बताया। लेकिन उस दिन बबली ने अपनी आंखों से जो देखा उसे देखकर उसके अंदर आक्रोश भर गया था। इसके बाद बबली अपना सब काम छोड़कर माँ माती के कमरे में सामने ही कुर्सी डालकर बैठ गई और करीब आधे घंटे के बाद जब वह युवक मालती के कमरे से बाहर निकला तो बबली ने उसे पहचान लिया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि संजू ही था, जिसे मालती अपना भाई बताती थी। दरअसल वही उसका प्रेमी था। बबली को संजू के बुरे चरित्र के बारे में पहले से ही मालूम था, क्योंकि वह शराब का शौकीन था, क्रिमिनल माइंड का था। संजू एक बार पहले भी अपने गांव की एक लड़की को लेकर भाग चुका था और उस लड़की का फिर कभी पता नहीं चला कि वह लड़की कहाँ है। और खैर 34 वर्ष से संजू शादीशुदा होने के साथ ही 2 बेटियों का बाप भी था। और जब बबली ने मालती से संजू के उसके कमरे में होने की बात पूछी तो मालती ने अपनी गलती मानने के बजाय उसे ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। इसके बाद बबली ने संजू और मालती के नाजायज संबंधों की बात अपने ससुर पंचमलाल को भी बताई, जिसकी वजह से मालती अपनी जेठानी बबली से नाराज़ हो गई और उस दिन के बाद से मालती ने बबली से बात करनी बंद कर दी। इसके बाद तो संजू बेखौफ मालती के घर पर आकर रंगलीला मनाने लगा। इधर बबली की बेटी निशा का रिश्ता संदीप के साथ तय हो चुका था और बबली को ये चिंता खाई जा रही थी कि कहीं मालती की इस करतूत का असर अगर उसकी बेटी की शादी पर न पड़े, क्योंकि इससे परिवार की बदनामी का भी डर था। इधर मालती शक इस भाव की थी और उसे लगता था कि उसकी भतीजी निशा उस पर नज़र रखती है। वही संजू के आने जाने की हर खबर अपनी माँ को बबली को बताती है और माँ उसकी शिकायत ससुर से करती है। इस शक के चलते वह अंदर ही अंदर डरने लगी थी कि कहीं उसके और संजू के अवैध संबंधों की बात उसके पति सुरेश तक ना पहुंच जाए। इधर संजू के मन में भी कुछ ऐसी ही तरह के विचार आ रहे थे। फिर एक दिन मालती ने संजू से कहा कि अब उनके संबंधों में बबली और उसकी बेटी बाधा बन गई है, इसलिए अब उन्हें रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। संजू ने प्लान के मुताबिक इस काम को अंजाम देने के लिए अपने दोनों दोस्तों राज और काले और देवा कोल को शामिल कर लिया और बदले में उन्हें काम पूरा होने पर कुछ 10,000 रुपये देने तक का वादा किया। संजू ने उन्हें कुछ पैसे एडवांस भी दिए थे। इसके बाद 27 सितंबर 2021 को रात के समय राजा और देवा के साथ संजू मालती के घर पहुंच गया। इसके बाद प्लान के अनुसार मालती ने अपने ससुर पंचमलाल के खाने में नींद की गोलियां मिला दी।
जिससे पंचमलाल गहरी नींद में सो गए। इसके बाद मालती ने तीनों बेटियों को भी जल्दी खाना खिलाकर सोने के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया। उसके बाद तीनों बबली के आंगन में घात लगाकर बैठ गए और फिर रात के करीब 10 बजे जैसे ही बबली शौचालय की ओर जाने लगी तभी उन तीनों ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उधर इन सब बातों से बेखबर मासूम निशा अपने कमरे में अपने होने वाले पति संदीप से फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन बाहर कुछ आहट सुनकर निशा भी उसकी तरफ जाने लगी, लेकिन तब तक वह तीनों अक्सर उसके कमरे में घुस चुके थे। इसके बाद उन्होंने निशा को भी दबोच लिया और निशा की भी उन्होंने गला घोंटकर हत्या कर दी। माँ बेटी की हत्या करने के बाद उन्होंने उसकी लाशों को चादर में लपेटा और रात में ही मोटरसाइकिल से उन दोनों की लाश को नहर के किनारे जाकर झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद अगले दिन तीनों ने उनकी लाशों पर नमक डालकर एक गड्ढे में दफना दिया और यह काम मंगवा नहर के किनारे एक सुनसान इलाके में किया गया था, जो कि मुख्य रोड से लगभग 800 मीटर अंदर। इसके बाद एसडीएम प्रमोद सेन गुप्ता और तहसीलदार की उपस्थिति में पुलिस ने मजदूरों की मदद से जब जमीन की खुदाई करवाई तो लगभग 5 फीट गहरे खड्डे में उन्हें 2 लाशें मिली। वे दोनों लाशें ऊपर नीचे रखी हुई थी, साथ ही उनके ऊपर काफ़ी मात्रा में नमक भी डाला गया था। निशा का शव ऊपर था और उसके नीचे उसकी मां बबली की लाश थी। घटनास्थल पर मिले शवों की पहचान होने के बाद परिजनों और रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए गए और फिर शवों का पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस हत्याकांड में राजा और देवा की तलाश की गई और उन्हें भी जल्द ही अरेस्ट कर लिया गया। हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने में माँ बेटी की हत्या पर्दाफाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों की एसपी सिद्धांत बहुगुणा ने सराहना की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी संजू त्रिपाल, उसकी प्रेमिका मालती मेहरा, उसके दोस्त राजा कोल और देवा ठाकुर को धारा 302, 201 इसके अलावा और भी कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जबलपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन सभी को सेंट्रल जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का।